चलिए अब आगे आते हैं। भारतीय न्याय संहिता में धारा 2 की उपधारा 21 लिखा हुआ है जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसे कहते हैं एक तरह से चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, वो जो है चल संपत्ति या जंगम संपत्ति कहलाती है। तो इसमें लिखा हुआ है जंगम संपत्ति भूमि और भूबद्ध या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई प्रत्येक प्रकार की संपत्ति के सिवाय सारी संपत्तियां चल संपत्ति हैं, जंगम संपत्ति हैं। मतलब कहने का इनका है कि पृथ्वी से स्थायी रूप से अगर कोई चीज जुड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, तो उन सबको छोड़ करके बाकी जितनी संपत्तियां हैं सब चल संपत्ति होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे पेड़ खड़ा है अगर, तो पेड़ क्या है, अचल संपत्ति है जब तक वो जमीन पे खड़ा है, और जो ही काट दिया जाता है तो ही वो चल संपत्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 का 22 वचन। वचन का मतलब यहां जो एक वचन बहुवचन से मतलब है, तो वचन जब तक तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन का द्योतक शब्दों में बहुवचन है तथा बहुवचन से द्योतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। तो समझिए कैसे, जैसे पुलिस आई, तो पुलिस देखने में कैसे लग रहा है आपको सुनने में कि एक वचन है, लेकिन पुलिस में 4 कांस्टेबल भी हो सकते हैं, एक सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, 2 दीवान भी हो सकते हैं। तो ये पुलिस एक वचन है, फिर भी बहुवचन के द्योतक है। इसी तरह जो बहुवचन के द्योतक है वो एक वचन के भी द्योतक है। जैसे कहा जाए डकैत, तो सुनने में कैसे लगता है, वैसे अगर उसका मीनिंग निकालेंगे तो डकैत का मतलब ही होता है 5 लोगों ने जो घटना की हो, लूट की हो, वो डकैत है। लेकिन उनमें से प्रत्येक एक आदमी भी डकैत कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 2 का 23 शपथ। तो शपथ का मतलब है कैसे बोलचाल की भाषा में कसम खाना। कभी पिक्चरों में देखा हो, मैं गीता की शपथ खा के कहता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये वही वाली शपथ है। तो शपथ में लिखा है विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है। आगे बढ़ते हैं। 2 का 24 अपराध। क्योंकि कानून पढ़ रहे हैं तो अपराध को भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें कहा गया है कोई कार्य, कोई ऐसा काम जो विधि के प्रतिकूल हो, विधि के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, या उसका लोप का मतलब होता है ओमिशन, किसी काम को करने के लिए आबद्ध ड्यूटी होने के बावजूद भी ना करना, विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, तब वह अपराध कहा जाएगा। अपराध के तत्व क्या है? मानव, मतलब मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। दुराशय, मैंसीरिया, मतलब उसका जो इंटेंशन है वो गलत होना चाहिए, अपराध करने का होना चाहिए। और आपराधिक कृत्य, कोई ऐसा काम किया जाए जो अपराध की कैटेगरी में आता हो। और मानव को हुई क्षति यह अनिवार्यता लागू नहीं होती है। मतलब इससे केवल इतना ही मतलब नहीं निकाला जाएगा कि किसी का पैर काट दिया, किसी को चाकू मार दिया। इससे और तरह के भी अपराध शामिल हैं, जैसे चोरी, डकैती, लूट। तो इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। लोप, जो इससे ऊपर आया था, तो लोप का मैंने बताया, अंग्रेजी में ओमिशन कहते हैं। तो जैसे कार्य में था ना कार्यों की श्रृंखला, इसी तरह लोपों की श्रृंखला का उस प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का है। मतलब एक बार चाहे उसने कोई काम नहीं किया जिससे अपराध हो गया, या उसने कई काम नहीं किए जिसकी वजह से अपराध हो गया, तो उसे कहेंगे लोप। धारा 2 का 26 है व्यक्ति। तो इस व्यक्ति में, इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगठन, व्यक्ति, निकाय भी आता है। मतलब व्यक्ति का मतलब कोई एक वचन में नहीं जाएगा। व्यक्ति का मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, उनको भी व्यक्ति कहा जाएगा। अगला आता है 2 का 27 लोक। तो लोक को अंग्रेजी में आप जान ही रहे हैं, पब्लिक कहते हैं। इसके अंतर्गत जन सामान्य का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। मतलब कोई किसी भी तरह की पब्लिक है तो उसे लोक कहा जाएगा। आगे आते हैं। धारा 2 का 28 लोक सेवक। तो लोक सेवक, इसमें तो क्रमवाइज में पढ़ के बताऊंगा, पर मेरी तरफ से आप समझिए आसान भाषा में, हर वो व्यक्ति लोक सेवक है जो सरकार से काम के बदले
जो भी वह काम करता है, अगर वेतन या पैसा लेता है तो वो लोक सेवक कहा जाएगा। तो इसे क्रम से चलते हैं। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति या विपरीत है जो निम्न वर्णनों में से किसी के अधीन आता हो। भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर भी आते हैं, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, मतलब उसको असिस्ट करने वाला, जो उसको असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, वो भी लोक सेवक कहलाएगा। प्रत्येक मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब है जो मीडिएशन होता है पारिवारिक मामलों में, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, या पररोध करने वाला प्रत्येक सशक्त व्यक्ति। पररोध कौन करता है? पुलिस तो 24 घंटे के लिए करती है, बाकी टाइम के लिए पररोध कौन करता है? जेल पुलिस, जेल अधीक्षक, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, लोक सेवक है। अपराध का निवारण करने वाला या लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने वाला व्यक्ति, तो अपराध का निवारण करने के लिए कौन है? हम और आप, पुलिस वाले, तो हम भी लोक सेवक हैं। और स्वास्थ्य की संरक्षा करने के लिए मतलब है डॉक्टर, डॉक्टर भी लोक सेवक में आएगा। अगली बात कह रहे हैं, संपत्ति का ग्रहण, व्यय, सर्वेक्षण, निर्धारण, संविदा, आदेश का निष्पादन, धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले मामलों में अन्वेषण या रिपोर्ट करने वाला प्रत्येक अधिकारी। तो ये अन्वेषण और रिपोर्ट तो हम पुलिस वालों के लिए हो गई। बाकी ऐसी कोई सरकारी संपत्ति जिसका कोई प्राप्त करे, खर्च करे, उसका सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे, नियम बनाए, आदेश का करे, उसका आदेश जारी करे, या किसी भी तरह का निष्पादन करता है, तो भी वो लोक सेवक कहलाएगा। अगली बात आती है, ग्राम, नगर या जिलों में सशक्त प्रत्येक अधिकारी जो संपत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें, व्यय करें, सर्वेक्षण करें, निर्धारण करें। ऊपर वाली बात, वही जो बात जिले पे थी, अब वो जो है किसी भी ग्राम और नगर में ऐसे कोई व्यक्ति जो नियुक्त किए गए हैं इस काम के लिए, सरकारी संपत्ति के लिए, वो सब लोक सेवक कहलाएंगे। अगला है इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे निर्वाचन नियमावली तैयार करना, प्रकाशित करना, बनाए रखना, पुनरीक्षित करने, संचालित करने हेतु सशक्त प्रत्येक अधिकारी, मतलब इलेक्शन कमीशन से जो जुड़े हुए लोग हैं, इवन हम लोग भी, और लेखपाल और मास्टर लोग भी इसमें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा के लिए वेतन या फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, जो मैंने सबसे पहली बात कही थी, ये मूल बात है। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की अथवा कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित है कि सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। जैसे अभी आप जानते हैं BSNL है, और ये कंपनियां, ये निर्माण निगम है, और आपका रोडवेज है, ये सब भी लोक सेवक कहलाएंगे। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। अगली बात है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, वो भी लोक सेवक कहलाएगा। निर्वाचन बताई दिया। एक बात है, निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अविप्रेत है, चाहे वह कैसी ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन हो। जैसे चाहे वो उसे सदस्य चुनते हो या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से लोगों द्वारा वोट डाल के चुना जाता हो। जैसे नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं, अगली उसमें